नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जो टीचर बनने का सपना देख रहे हैं और एमपी टेट में प्री क्वालिफाई कर चुके हैं और जिनकी परीक्षाएं 20 मार्च से शुरू होंगी और मेंस क्वालिफाई करने के बाद मेरिट में आने के बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। और आज जो विषय है वो है हिंदी विषय। हिंदी विषय की तैयारी आप किस तरह से करेंगे उसकी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। मैं आपको बता दूं कि कई बार ऐसा होता है कि हिंदी सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छा है। आप जो भी लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं उन्हें ऐसा लगता है कि हिंदी विषय बहुत सिंपल है और मैं बहुत आसानी से इसको कवर कर लूंगा और हिंदी तो है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सब कुछ कंप्लीट करने के बाद भी कुछ ऐसी माइनर चीजें होती हैं, उसी में से बहुत ज्यादा सिलेबस आ जाता है और आप एक लूसेंट की बुक में या किसी हिंदी साहित्य में इस तरह से उलझे हुए रहते हैं। आपको लगता है कि हिंदी खत्म हो गई और वो पूरा पढ़ने के बाद भी जब आपकी मार्किंग नहीं आ पाती है तब आपको लगता है कि ऐसी क्या कमी रह गई। बाद में क्वेश्चन आपको लगता है कि वो पढ़े हुए थे और लेकिन वो नहीं आ पाए। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि किसी दूसरे एग्जाम की कंपटीशन की तैयारी करने में और टीचर की कंपटीशन की तैयारी करने में बहुत ही मेजर डिफरेंस होता है जो हमें दिखता नहीं है। उसके बारे में जिन्होंने जिन्होंने अनुभव किया है वो इस चीज़ों को जानते हैं। देखिए, आज की वीडियो हिंदी विषय जिसके पास है, जो हिंदी विषय से मध्य प्रदेश टेट की मेंस की परीक्षा देंगे, उसके बारे में मैं हिंदी सिलेबस के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि आप किस तरह से प्रिपरेशन करेंगे। देखिए, हिंदी विषय की बात करें, एक तो इसमें पद बहुत कम होते हैं हिंदी विषय में। उसका कारण यह है कि जो माध्यमिक विद्यालय होते हैं उसमें हिंदी का विषय नहीं होता है। इस कारण से दिक्कत आती है कि उसमें पे पद की संख्याएं कम होती हैं, विज्ञान के पद भी कम होते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम मैथ्स वाला बंदा ही विज्ञान पढ़ा सके, इसलिए उन्होंने मैथ्स में कुछ विषय डाल दिए हैं। चलो अदर टॉपिक्स की हम अलग से बात करेंगे। सबसे हिंदी की तैयारी आप कैसे करें। आपको, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको ऐसा लगता है कि हिंदी विषय में ऐसा मैं क्या बताने वाला हूं, तो मैं आपको क्लियर कर दूं। जैसे किसी भी एग्जांपल ले लेते हैं, एमपीएसआई में पहले 70 नंबर की हिंदी आती थी और जो आप पढ़ते थे वो आ जाता था। लेकिन उतना पढ़ के आप मध्य प्रदेश के टेट में हिंदी विषय में मार्किंग नहीं ला सकते, क्योंकि इसमें आपको वो चीजें आनी चाहिए जो बच्चे को आप पढ़ाना है। नोटिफिकेशन में स्पेशली लिखा हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा के लिए जो बुक्स पढ़नी पड़ेंगी वो 9 से 12 तक की पुस्तक आपको पढ़नी पड़ेगी। एनसीईआरटी बेस्ड है, हालांकि इसमें लिखा है मध्य प्रदेश में जो पुस्तकें चलती हैं वो पुस्तकें आपको पढ़नी पड़ेंगी। और ग्रेजुएशन लेवल का, स्नातक लेवल का आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका मतलब आप पर्यायवाची आराम से कर लेंगे, संज्ञा कर लेंगे, सर्वनाम कर लेंगे और इसके अलावा आप विलोम शब्द कर लेंगे, पर्यायवाची शब्द कर लेंगे, ठीक है, अनेकार्थी शब्द कर लेंगे और इसके अलावा आप वर्णमाला का चैप्टर पूरा पढ़ लेंगे, कुछ हिंदी साहित्य भी आप पढ़ लेंगे। लेकिन ये पढ़ने के बाद भी जब मार्किंग नहीं आती है तब ऐसी क्या कमी रह जाती है, उस कमी को मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले अगर आप हिंदी विषय से हैं, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट जो विषय है उस विषय का जो सिलेबस है उस सिलेबस को बहुत अच्छे से मंथन करना चाहिए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, और जब तक आप तैयारी करते जा रहे हैं रेगुलर हल्का सा सिलेबस के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि सिलेबस में ये चीजें पूछ सकता है। दूसरी बात है, फिर उसके बाद ओल्ड क्वेश्चंस पेपर आते हैं। उन ओल्ड क्वेश्चंस पेपर को देखना चाहिए कि जो संस्था इस पेपर को कंडक्ट करा रही है, जैसे व्यापम करा रहा है या एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड ये करा रही है, तो ये किस तरह से, अगर हिंदी का कोई भी पेपर हो, कोई भी हिंदी का कोई भी पेपर आ रहा है तो ये किस तरह से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं हिंदी के। जिससे अगर ज्यादा घुमावदार क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसके बेस पर आप क्या कर सकते हैं, उसके बेस पर उन चीजों को आप समझ सकते हैं कि इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसलिए ओल्ड क्वेश्चन पेपर जरूर देखने हैं। सबसे पहले मैं सिलेबस की आपको बात करूं, हिंदी विषय के सिलेबस की बात करूं, 100 नंबर का पेपर आएगा और 100 नंबर के पेपर में जो टोटल इकाइयां हैं वो 20 यूनिट्स हैं। और मजे की बात यह है कि जो 20 यूनिट हैं उस 20 यूनिट को आप थोड़ा अच्छे से समझेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ। इकाई 1 की अगर हम बात करें, उसमें लिखा है हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, यानी प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं भी पूछ सकता है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, पाली, प्राकृत, सौरसैनी, अर्धमग, मगधी, मगधी, अपभ्रंश, उनकी विशेषताएं क्या हैं, हिंदी का भौगोलिक विस्तार किस तरह से हुआ है, किस किस क्षेत्र में हिंदी बोली जाती है, हिंदी की उपभाषाएं क्या हैं, पश्चिमी हिंदी क्या है, पूर्वी हिंदी क्या है, राजस्थानी हिंदी क्या है, बिहारी, पहाड़ी वर्ग और उनकी बोलियां, खड़ी बोली, ब्रज और अवधि की विशेषताएं क्या क्या हैं। इस तरह से वो हिंदी के बारे में दिया है। अब ये चैप्टर आप कहेंगे सर ये खड़ी बोली कैसे पढ़ेंगे। अगर आपने अच्छे से यूनिट नहीं पढ़ी
तो आप सिंपल बुक ले आए करते रहेंगे। आपको बता दूं ये चीजें जो इतनी भी दी हुई हैं ये इतने डिप लूसेंट की बुक में दिया हुआ है। लूसेंट की बुक में जब स्टार्टिंग में खोलोगे सारा हिंदी इतिहास लिखा हुआ है, सारी भौगोलिक भाषाएं लिखी हुई हैं, हिंदी की उपभाषाएं लिखी हैं, पश्चिमी हिंदी लिखा हुआ है, सारे एक एक चीज लिखी हुई है। संविधान में किस आर्टिकल के तहत हिंदी भाषा को अपनाया गया, इसके अलावा सब चीज उसमें लिखी हुई है। तो जब आप फर्स्ट इकाई को पढ़ने जाएंगे तो फर्स्ट इकाई को पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लूसेंट की बुक लाओ। उसमें आप उन जो बोले उपबोलियां दी है और पश्चिमी हिंदी के बारे में दिया हुआ है, मध्यकालीन हिंदी के बारे में दिया हुआ है, उसको अच्छे से उसमें पढ़िए, उसमें से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद उसमें एमसीक्यू लिखे हुए हैं पीछे, उनको आप अच्छे से देखिए। इसके अलावा यूट्यूब गूगल का जमाना है। आप जैसे पहला टॉपिक हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एमसीक्यू निकाल लीजिए। तो क्योंकि समय हमारे पास कम है, मैं आपको बता दूं हमारे पास क्या है कि समय का बड़ा अभाव है, समय हमारे पास कम है। तो जब हमारे पास समय कम है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें कहीं ना कहीं उस चीजों को कम समय में अच्छा करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आप इनका सब सिलेबस देखिए, लूसेंट की बुकों से पढ़ सकते हैं, उसमें से आ जाएगा। दूसरी लिखा है हिंदी की भाषा के विविध रूप क्या है, बोली क्या है, मानक भाषा क्या है, राजभाषा क्या है और राष्ट्रभाषा क्या है। संपर्क भाषा संचार माध्यम और हिंदी, कंप्यूटर और हिंदी, कंप्यूटर और हिंदी, हिंदी की संवैधानिक स्थिति क्या है, तो संविधान के बारे में उसी में लिखा हुआ है। देवनागरी लिपि क्या है, विशेषता क्या है, मानकीकरण क्या है, हिंदी वर्णमाला, देखो हिंदी वर्णमाला आ गई। अब लूसेंट का पहले ये पूरा ऐतिहासिक दिया हुआ, फिर हिंदी वर्णमाला दिए, स्वर व्यंजन वर्णों के उच्चारण आते हैं, सा किससे बोला जाता है, था किससे बोला जाता है, ना किससे बोला जाता है ना, इस तरह से। तो वो आप वर्णमाला का चैप्टर कर लेंगे। इकाई 3 में लिखा हुआ है हिंदी साहित्य ऐतिहासिक दर्शन, हिंदी साहित्य के इतिहास, लेखक की लेखन की पद्धतियां, हिंदी साहित्य का काल विभाजन एवं नामकरण, विभिन्न इतिहास ग्रंथ एवं उनके रचनाकार, पद्य साहित्य, आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल के प्रमुख रचनाकार। यानी कि एक तरह से जो आदिकाल में रचनाकार हैं, भक्ति काल में, रीति काल में, आधुनिक काल में रचनाकार हैं, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। गद्य की प्रमुख विधाएं क्या हैं, यानी अगर गद्य कोई चीज पूछता है तो उसको किस तरह से पूछ सकता है गद्य को, वो कहानी के रूप में पूछ सकता है, उपन्यास के रूप में पूछ सकता है, नाटक के रूप में पूछ सकता है, एकांक के रूप में पूछ सकता है, आलोचना के रूप में पूछ सकता है। तो कहानी पूछेगा तो कहानी किस तरह से पूछेगा, कहानी उपन्यास में क्या अंतर है, उपन्यास नाटक में क्या अंतर है, नाटक और एकांकी में क्या अंतर है, एकांकी और आलोचना में क्या अंतर है, इस तरह से आपको उसका अंतर मालूम होना चाहिए। प्रमुख प्रवृत्तियां क्या है, प्रमुख साहित्यकार, उनकी रचनाएं पूछेगा, रचनाएं तो आप जितना रट सकते हो रट लीजिए। गद्य की गौण विधाएं क्या है, आत्मकथा और जीवनी में क्या अंतर है, संस्मरण और रेखा चित्र में क्या अंतर है, पत्र और डायरी में क्या अंतर है, यात्रा वृत्तांत और साक्षात्कार में क्या डिफरेंस है, विकास, प्रमुख प्रवृत्तियां, प्रमुख साहित्यकार और रचनाएं। इकाई 6 में काव्य परिभाषाएं दी हैं। काव्य आपको आना चाहिए, काव्य के विभिन्न भेद आने चाहिए, उनका सामान्य परिचय आना चाहिए, रस, छंद, दोहा, चौपाई, सोरठा, छंद आपको अच्छे से आना चाहिए, रोला, उल्लाला, सवैया। बहुत शॉर्ट ट्रिक में यूट्यूब पे दिया हुआ, किसी से भी पढ़ लो, शॉर्ट में वीडियो बनाओ और गिनना सीख लो किस तरह से मात्राएं गिनते हैं, आसानी से काम हो जाएगा। छोड़ना कुछ भी नहीं आएगा। छंद कहते छंद का क्वेश्चन आएगा। हिंदी में आपको कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है। अगर एक व्यापम क्या करता है कि कभी कभी क्या होता है, 3-4 अगर उसने छंद पे क्वेश्चन दे दिए तो 3-4 क्वेश्चन छंद के पूछ लेता है, अगर उसने अलंकार दे दिए तो अलंकार के 3-4 क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। इसलिए आप किसी भी टॉपिक को अगर आपने छोड़ दिया तो आपकी मार्केट सीधे 5-7 नंबर से नीचे गिर जाएगी और 90 नंबर से ऊपर लाना ही पड़ेगा, पद कम रहते हैं इसमें। इसलिए एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है और शॉर्ट में करना है। तो शॉर्ट में इस तरह ही हो पाएगा कि अलंकार टॉपिक डाला, उसके थोड़ा वीडियो देख लीजिए, छंद डाला, उसके थोड़े वीडियो देख लीजिए, इस तरह से शॉर्ट में हो पाएगा। फिर शब्द भेद आ गए। अब सिंपल व्याकरण से हो रही है। संज्ञा के अव्यव तक, संज्ञा, लिंग, वचन तथा कारक, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विश्लेषण, अव्यय वर्तनी संबंधी अशुद्धियां, संधि, समास, ये सब आते हैं। शब्द, शब्द भंडार, स्रोतों के आधार पर, तत्सम तद्भव क्या होता है, देश विदेश संकर क्या होता है, अर्थ के आधार पर, पर्यायवाची विलोम अनेक करती है, सिंपल है। रचना के आधार पर शब्द के बारे में बोलता है, ऋण, यौगिक, योग ऋण, व्याकरणी, विकार, विकारी, अविकारी उपसर्ग क्या होता है, तो आप कर ही लेंगे। वाक्य रचना, वाक्य के भेद ही कर लेंगे, रचना के भेद कर लेंगे, ठीक है। अब आता है इकाई 10 तक व्याकरण पूछी। अगर देखा जाए तो इकाई 10, टोटल 20 इकाइयां हैं। इकाई 10 तक उन्होंने इकाई 10 तक फर्स्ट जो इकाई 1 और 2 है उसमें हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पूछी, उसकी प्राचीन भाषाएं, उसका उत्थान कहां से हुआ, भौगोल स्थिति क्या है, राजभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा क्या है, और इसके अलावा संवैधानिक स्तर पर हिंदी विषय को किस तरह से उठाया गया।
वो चीज पूछी गई 10, और उसके अलावा इकाई 1 2 में ये पूछा गया, और 3 से लेकर 10 तक जो पूछा गया वो पूरी व्याकरण टाइप है, जो व्याकरण सभी पढ़ते हैं और पढ़ के जाते हैं, तो व्याकरण पढ़ ही लेंगे आप। लेकिन उस व्याकरण के साथ में आपको फर्स्ट और 2 यूनिट भी जोड़नी है, जो साहित्यिक हिंदी के बारे में बात कही गई है, इतिहास की पृष्ठभूमि के बारे में। अब इकाई 11 में बात कर रहा है प्रेमचंद के बारे में। प्रेमचंद गबन, मन्नू भंडारी आपका बंटी, हजारी प्रसाद द्विवेदी बाण भट्ट की आत्मकथा। स्पेशली नाम दे रहे हैं तो प्रेमचंद का नाम दिया जा रहा है, मन्नू भंडारी का नाम दिया जा रहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम दिया जा रहा है। और देखिए इकाई 12 में कबीर, साखी, गुरुदेव को अंक पद संख्या 157 नाम दिया जा रहा है। सूरदास, बिहारी, महादेवी वर्मा, आगे मुफ्ती बोध, जिनके नाम दिए जा रहे हैं उनको एक को भी नहीं छोड़ना है। उनमें से साहित्य में से क्वेश्चन आपसे पूछेगा और आपको वो क्वेश्चन जरूर आने चाहिए। इसका सुदर्शन है, रामायण राम नारायण उपाध्याय है, भवानी प्रसाद मिश्र है, गोपाल प्रसाद व्यास है, अमरकांत है, शिवानी अपराजित है, अपराजिता है, हरिकृष्ण प्रेमी है, मालती जोशी है, जैनेन्द्र, जिनके नाम दिए हुए शरद जोशी जी हैं, कन्हैयालाल मिश्रा है, पूरा साहित्य, शिव मंगल सिंह सुमन, पथिक से रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, रामदास सिंह दिनकर हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, भगवती चरण वर्मा है, रामचंद्र शुक्ल हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान है, पानी को धूप 17 में भी ये, 18 में, 19 और 20 तो 19 तक पूरा क्या दिया हुआ है, 19 तक पूरा हिंदी लिटरेचर दिया हुआ है। जिन जिन के नाम दिए उनका नाम को सर्च करो, उनके बारे में सब पढ़ डालो, सारी रचनाएं पढ़ डालो, बिल्कुल भी छोड़ने। उनकी पंक्तियां भी आपको याद होनी चाहिए, डाल लेना। जैसे मान लो हरिशंकर परसाई है तो हरिशंकर परसाई के बारे में, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनकी मृत्यु कहाँ हुई, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं करी, उनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं कौन सी है, और सबसे इंपॉर्टेंट उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं कौन सी हैं। रचनाएं भी पूछ सकता है, 4 लाइन लिख देगा, ये निम्नलिखित में से ये रचना किस कवि की है। ध्यान रखना, आप ये सोच रहे हैं कि प्रेमचंद का हमने नाम कर लिया, उनका जन्म कर लिया, उनकी मृत्यु कर ली, 4 पर रचनाएं पढ़ ली, खत्म हो गया, नहीं। प्रेमचंद की इंपॉर्टेंट रचनाएं कौन सी है, 4 2 लाइन भी आपको याद होनी चाहिए। ये प्रेमचंद की रचना है, ये श्यामाचरण दुबे जी की रचना, ये गिरिजा कुमार माथुर की रचना है। रचनाएं भी याद होनी चाहिए आपको, इसमें बहुत समय लगेगा। और देखा जाए अगर प्लानिंग से करते हैं ना तो दोस्तों मैं यकीन दिला रहा हूँ आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। प्लानिंग से करते हैं समय लगेगा ही नहीं। मैंने बता दिया कि 1 से लेकर 10 तक, तो 1 और 2 में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जोड़ लीजिए, संवैधानिक में किस तरह से हिंदी का विकास हुआ, लूसेंट में स्टार्टिंग में 20-25 पेज दिए हुए, उनको पढ़ लीजिए, इनफ है, उन्हीं में से आएगा, ठीक है। उसके अलावा 1 और 2 को छोड़कर 3 से लेकर 10 तक पूरी व्याकरण है, जो आप पढ़ते ही हैं, उसमें मुझे कहने की बात ही नहीं है। संज्ञा, सर्वनाम, पर्यायवाची, विलोम, सब समानार्थी, सब वो आप पढ़ते ही हैं। दूसरी बात दोस्तों, उसके बाद फिर हम आते हैं 10 के बाद फिर 11 में आते हैं, तो 11 से लेकर पूरा आपका 19 नंबर तक पूरी हिंदी लिटरेचर है। जितने भी नाम दिए हैं, चाहे वो माखनलाल चतुर्वेदी हो, यशपाल हो, मंडू भंडारी हो, भूषण हो, सबकी रचनाएं पढ़ डाल लीजिए। सबका जन्म मालूम होना चाहिए, सबकी मृत्यु मालूम होनी चाहिए, किस काल के कवि हैं, आदि काल के, रीति काल के हैं, उनकी रचनाएं, महत्वपूर्ण रचनाएं कौन सी, अच्छे से कर लीजिए, 100% मार्किंग अच्छी आएगी। और लास्ट जो 20 यूनिट दे रहा है, 20 मतलब व्याख्या, बोधगम्य, व्याकरण, निष्पत्ति, क्षमता आदि के आकलन हेतु अपठित बोध, अपठित गद्यांश, यानी कि आपका अपठित गद्यांश भी आएगा, हो सकता है 3-4 गद्यांश डाल दे आपको। यानी सिंपल सी बात यह है कि 100 नंबर का पेपर आएगा। 100 नंबर के पेपर में सीधी सीधी बात है, 1-2 संधि पूछ लेगा, 1-2 मान लेते हैं, एक संधि पूछ लेगा, एक समाज पूछ लेगा, एक संज्ञा का पूछ लेगा, सर्वनाम पूछ लेगा, विकारी पूछ लेगा, अविकारी पूछ लेगा। इन व्याकरण में से कम वो 30 क्वेश्चन बना देगा, और 30 क्वेश्चन बना देगा वो मान लो हिंदी लिटरेचर में से। तो आप कहोगे सर 30 से 60 हो गए, 40 क्वेश्चन कहां से आएंगे। और देखा जाए अगर इस सिलेबस को आप देखा जाए, जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सिलेबस को देखा है तो जो मैंने बताया अभी तक, उसमें आपको पता है तैयारी कितने नंबर की हुई, केवल 60 नंबर की तैयारी, 50% ही कह लीजिए। कारण क्यों, इससे पहले वर्ग 3 का एग्जाम हुआ था। वर्ग 3 में क्या हुआ, लोग बच्चे फेल किए हुए क्योंकि उन्होंने पेडागोगी को ध्यान ही नहीं दिया। जो शिक्षा शास्त्र है, उन्होंने ये सोचा कि 30 नंबर की जो शिक्षा शास्त्र होती है वो 30 नंबर की होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं चाइल्ड डेवलपमेंट अलग है। आपको बता दूं मैथ टीचर होता है तो मैथ की साइकोलॉजी अलग होती है, और हिंदी टीचर होता है तो हिंदी की जो साइकोलॉजी होती है वो अलग होती है। एक टीचर हिंदी का टीचर है, वो हिंदी समझाएगा तो उसकी साइकोलॉजी से आनी चाहिए कि हिंदी बच्चा किस तरह समझेगा। मैथ वाले की साइकोलॉजी अलग होती है, वो अंदर जाएगा उसकी साइकोलॉजी अलग होगी। तो आपको क्लियर कर दूं, इस पूरे सिलेबस को देखने के बाद भी इसके अंदर जो राज छुपा हुआ है वो राज है कि इसमें हिंदी की पेडागोगी नहीं डाली गई।
लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं, आप बेशक मेरा वीडियो हमेशा यूट्यूब पे पड़ा रहेगा, आप देख लेना, हिंदी की पेडागोगी अच्छे से पूछेगा वो। पेडागोगी में नंबर सीधे कम हो जाते हैं। इसलिए आप राजस्थान जाइए, मंगल के नाम से एक बुक आती है, मंगल राइटर हैं, या आप किसी की बुक ले आइए, लेकिन हिंदी पेडागोगी की स्पेशली बुक लाइए। हिंदी पेडागोगी की एमसी की बुक लाइए कि उसमें जो केवल हिंदी के बारे में लिखा है कि बच्चों को हिंदी किस तरह से पढ़ानी है, उनके बारे में उसमें सारी विधियां लिखी होंगी। आगमन विधि, निगमन विधि और संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि जितनी भी है, उन विधियों को पढ़िए, उनके एमसीक्यू पढ़िए। तो अगर इसको आप कवर कर लेते हैं, जो मैंने बताया, वन और 2 यूनिट को अलग से पढ़ेंगे, 3 से लेकर 10 तक व्याकरण है ही, 11 से लेकर 19 तक पूरी हिंदी लिटरेचर है, 20 नंबर गद्यांश पद्यांश आते हैं, वो गद्यांश पद्यांश पूरे में से आ जाते हैं। और लास्ट में हिंदी की पेडागोगी को आप जोड़ लीजिए। और इसके अलावा लास्ट में एक वो लाइन मैं बोलना चाहूंगा कि जितने अधिक से अधिक मात्रा में आप एमसीक्यू लगा सकते हैं, जितने लगा सकते हैं उतने अधिक से अधिक एमसीक्यू लगाइए। रिवीजन करिए। रिवीजन इज द बेस्ट की ऑफ सक्सेस। हमें जो सक्सेस दिलाती हैं आज की डेट में, एक तो डिसिप्लिन जिसमें कंसिस्टेंसी आ जाती है, लगातार आप पढ़ते रहिए। दूसरा, आप रिवीजन जरूर करिए। रिवीजन करते हैं तो आसानी से आप सफलता को पा सकते हैं। हिंदी के बारे में मैंने जितना कहना था मैंने कह दिया है। ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि पद कम है क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सब कुछ होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर होगा तो वेल एंड गुड है, नहीं होगा तो कुछ और देखेंगे। लाइफ बहुत बड़ी है, दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। एग्जाम एक पार्ट ऑफ लाइफ है, इसको लाइफ बहुत लंबी है, ये नहीं होगा कुछ और करेंगे। बाकी आप अच्छे से तैयारी करिए। आपके सुनहरे भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों।